वेलकम बैक। देखिए कुछ हम लोग यहाँ पे क्विक एमसीक्यूज देखेंगे थर्मोडायनामिक्स के। तो ये देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने इसका कॉन्सेप्ट किया हुआ है, तो पहले आप इसको खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 20। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको वैल्यू ऑफ VC निकालना है, यानी वॉल्यूम एट पॉइंट C निकालना है, ठीक है। जबकि आपको प्रेशर एट A, प्रेशर एट B, प्रेशर एट C गिवन है। वॉल्यूम एट A आपको 1 लीटर दिया हुआ है। द प्रोसेस AB एंड CD, ये जो AB है आपका और ये जो CD है ये क्या है, ये आपका आइसोथर्मल है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका आइसोथर्मल, ठीक है ना जी। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। चलो उसके बाद क्या है, BC और DA जो है ये आपका एडियाबेटिक है। ये BC हो गया, ये आपका क्या है, ये आपका एडियाबेटिक है। इधर भी हमारा क्या है, DA आपका एडियाबेटिक है। मतलब जो पैरेलल वाले हैं वो सेम कर्व है, ये कोई मतलब के सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए गामा आपको 1.5 लेने के लिए बोला है और आपको V एट C निकालना है, ठीक है। पहले देखो, पहले हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो AB अगर हम लेते हैं AB कर्व के लिए, तो AB कर्व में क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं कि आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और इसमें क्या आता है, PV इक्वल टू आपका कांस्टेंट आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो अब यहां से क्या हो जाएगा कि PA/VA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PB/VB, ठीक है। अगर हम लोग इस कर्व का बात करें, AB कर्व का, ठीक है जी। अब देखिए PA का वैल्यू क्या है, PA का वैल्यू है 2 एटमॉस्फेयर और VA आपका 1 लीटर है, ओके। PB आपका 6 एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ से हमको VB मिल जाएगा, बिल्कुल जल्दी मिल जाएगा। VB क्या हो जाएगा, 2/6 इज इक्वल टू 1/3 लीटर। तो ये हमको VB मिल गया। अब क्या है, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि कर्व ले लेते हैं BC। तो B से C तक क्या है, ये एडियाबेटिक है, ठीक है। तो अगर मैं एडियाबेटिक कर्व की बात करूं, एडियाबेटिक कर्व BC, ओके, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो रिलेशनशिप लगेगा वो लगेगा ये PB/VB का पावर गामा होता है, इक्वल टू क्या होगा, PC/VC का पावर गामा। गामा हमको लेना है 1.5 यानी 3/2 भी लिख सकता हूं इसको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, PB आपका 6 एटमॉस्फेयर है और VB मेरा आ गया है 1/3 लीटर। सो 1/3 का पावर 3/2 ऐसा कर सकता हूं, ठीक है, इक्वल टू PC मेरा है 12 एटमॉस्फेयर और मेरे को VC तो फाइंड आउट ही करना है, तो VC का पावर 3/2। तो यहाँ से VC निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो कोई इशू नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है, हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे चलो देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 6 × 2 = 12। तो जो VC का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, वो आ जाएगा 1/2। VC का पावर 3/2 रहने दीजिए, ठीक है। तो 1/2 1/3 का पावर 3/2, ये पूरा VC का पावर 3/2 आ गया। यहाँ से अगर मैं VC निकालता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो 1/2 का पावर हो जाएगा 2/3 और 1/3 से आपका पावर हट जाएगा, चूंकि दोनों तरफ सेम पावर है। तो अब इसको अगर देखा जाए तो ये क्या वैल्यू आया है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं ना कि दिस इज 1/3, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑप्शन को मिलाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि नीचे में परफेक्ट क्यूब करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहीं पे कर लेते हैं, जैसे 1/2 ऊपर में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, नीचे भी 4 से, तो ऐसे में ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है कि 8 एक परफेक्ट क्यूब वैल्यू है ना। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 का पावर 2/3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, क्यूब रूट 4 का स्क्वायर यानी 16, ठीक है जी। क्यूब रूट अच्छे समझिए, इसको कोई इशू नहीं है, बहुत आराम से समझिए। अगर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको आप 4 का स्क्वायर का पावर 1/3 लिख दीजिए, ठीक है। और नीचे में आपका जो है 2 का पावर 1/3 हो जाएगा और इस पूरे का पावर हो जाएगा 2 का पावर 3 होगा, सिर्फ ध्यान दीजिए, परफेक्ट क्यूब है ना। तो 2 का पावर हो गया यहाँ पे 3 और इस पूरे का पावर 2/3, ओके। और 1/3 आपका पहले से, बात समझिए। तो 2 का पावर 3 मैंने इसलिए किया ताकि क्या हो जाए, 3 मेरा कट जाए और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो नीचे वाला वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है, वो आपका आ रहा है 12, ओके। और ऊपर में क्या लिख सकता हूँ, क्यूब रूट 16 लिख सकता हूँ। तो ये आप देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो थोड़ा आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करना है और सेटअप करना है ताकि VC का वैल्यू आ जाए, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, तो ओनली जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका 1 है।
ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पे है, क्या बोलता है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस फ्रॉम ए टू बी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है यानी टेम्परेचर कांस्टेंट और पीवी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट, डायरेक्ट लगा सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पीए दिया हुआ है, वीए दिया हुआ है, पीवी दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। अच्छा वर्क डन निकालना है, सॉरी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आइसोथर्मल कांस्टेंट में, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं और आप चाहो तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएशन करके निकाल भी सकते हो। तो वर्क डन हमारा आता है क्या आ जाता है जी, NRT LN VB बाई VA आता है, ठीक है, VB बाई VA। ये फॉर्मूला लोग पढ़े हुए हैं। अगर आप बात करते हैं A to B का तो ठीक है, A to B के लिए VB बाई VA आता है। बस कुछ करना नहीं है, NRT लगा दीजिए LN, V at B कितना है, तो V at B चलो निकाल लेते हैं। PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, PA VA इज इक्वल टू PB VB। PA आपका 1 पास्कल है, VA मेरा 3 मीटर क्यूब है, PB हमको 3 पास्कल है और VB यहाँ से निकल जाएगा तो कैंसिल हो रहा है। तो VB भी हमारा क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, 1 मीटर क्यूब कह सकते हैं, ठीक है। VB 1 है और VA क्या है जी, 3 है, 1/3। अब 1/3 में अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो माइनस लगाऊंगा, माइनस NRT LN3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पे दिया है आपका 3 LN3। अच्छा चलें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा एक और फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि NRT में दिया नहीं है ना। तो हम जानते हैं क्या होता है, PV इक्वल टू होता है NRT, ठीक है। तो PV इक्वल टू NRT होता है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं A to B के लिए, तो A to B के लिए क्या हो जाएगा, NRT को मैं ये लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा हमारा माइनस में PA VA LN3, ठीक है जी। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर तो पूरा आपका कांस्टेंट रहना है। तो पॉइंट ए पे जो रिलेशन आएगा वही आपका पॉइंट बी पे आएगा। तो मैं पॉइंट ए को अगर ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, तो PA/VA। अब क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है तो आप चाहे तो PA/VA लीजिए, चाहे तो आप PB भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो PA/VA लिए हैं, PA/VA माफ कीजिएगा, या तो PA/VA लीजिएगा या तो PB/VB लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने लिया है PA/VA, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चूंकि PV इक्वल टू NRT होता है तो NRT के जगह पे हम PA/VA ले लिए, ओके। अब देखिए PA मेरा 1 है और VA मेरा 3 है, तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा -3 LN3। तो अब आपको ऑप्शन देखो मिल रहा है। तो ऑप्शन मिलाने के लिए थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या क्या लेना है, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कोई इशू नहीं है, आपको करते रहना है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज 0 फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में कौन 0 हो जाता है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या 0 हो जाता है, देखिए साइक्लिक प्रोसेस में होता क्या है कि आपका जो स्टेट है वो फिर से वो अपने पुराने स्टेट में चला जाता है, ठीक है। यानी ऐसे हम बात करें तो P1 V1 T1 से अगर स्टार्ट किया था इस स्टेट से, तो ये इसी स्टेट में आ जाता है वापस, ठीक है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो चूंकि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर फिर से इनिशियल और फाइनल पॉइंट का वही हो जाता है, तो जो इंटरनल एनर्जी है मेरा, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है, तो उसके बारे में कह सकता हूँ कि डेल्टा यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में ये हम लोग पढ़ते आए हैं, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा यू 0 होता है, क्यों, चूंकि ये एक स्टेट फंक्शन है। और साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अगर ये 0 हो जाता है तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा यू इज इक्वल टू सिंपली डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अभी आपका 0 है तो 0 क्या हो गया, चेंज इन हीट माइनस टोटल वर्क, ये आपका 0 हो गया। तो 0 आपका ये होगा, टोटल हीट माइनस टोटल वर्क, ठीक है। ये आपका 0 होगा, ये आपको ध्यान देना है, ओके। चलो बाकी जो है वर्क डन या हीट ये सब आपका स्टेट फंक्शन नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 23 आ गया, बोलता है इन द गिवन डायग्राम द प्रोसेस इज एडियाबेटिक।
एंड द अदर इज आइसोथर्मल। अच्छा, बोलता है कि एक प्रोसेस एडियाबेटिक है, एक आइसोथर्मल है। बोलता है कौन सा कर्व एडियाबेटिक है। देखो इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल होता है। मैं अच्छे समझाया था कि जो नीचे है ना उसका स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा है वो एडियाबेटिक होता है। इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि दोनों का कर्व क्या होता है, दोनों का कर्व जो है आपका हाइपरबोलिक होता है पीवी डायग्राम में, ठीक है। ऊपर वाला लेकिन आइसोथर्मल होता है, और आइसोथर्मल से ज्यादा स्लोप होता है किसका, एडियाबेटिक का। तो यहाँ पे जो एसी कर्व है ये एडियाबेटिक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, चलिए ये 24 है। बोलता है व्हेन द स्टेट चेंजेस फ्रॉम ए टू बी व्हाट विल हैपन टू इंटरनल एनर्जी। फिर ठीक है, बोलता है कि अगर ए से बी में स्टेट आपका चेंज हो रहा है, बोलता है कि इंटरनल एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए बात यहाँ समझना है कि ये जो कर्व है ये हमको दे रखा है क्या, आइसोथर्मल, ठीक है। आइसोथर्मल दे रखा है, तो आइसोथर्मल में क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। इसमें क्या है, ये आपका टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ए टू बी में क्या हो रहा है, तो अगर हम देखें ए टू बी में तो डेफिनेटली क्या हो रहा है कि टेम्परेचर आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज करेगा, ठीक है, ए टू बी में। चूंकि आप बात समझिए अच्छे से, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नीचे वाला है ये आपका आइसोथर्मल है, ठीक है। अच्छा, जबकि आइसोथर्मल से के कर्व से बी जो है ठीक ठाक डिस्टेंस पे है, ओके। तो इसका मतलब है कि अगर इस कर्व पे आता तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, तो अगर हम ए से बी की तरफ जाते हैं तो क्या हो रहा है, हम आइसोथर्मल से दूर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर आपका यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, डेफिनेटली फिर इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये कर्व देख करके आपको अच्छे से समझना है कि आइसोथर्मल के ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इसी में कांस्टेंट रहता है। और उसके नीचे आएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। तो ऊपर चूंकि जा रहे हैं तो टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या है, हमारा बढ़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 24 नंबर है उसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं क्या है। जनरली यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका ग्राफ से रिलेटेड है, कोई सुनिए, ठीक है। बोलता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हीट सप्लाइड इन द 3 प्रोसेस। ये 3 प्रोसेस आपको दिया है। बोलता है कि हीट सप्लाइड का क्या होगा कंडीशन। पीवी डायग्राम है जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो ये स्टेट ए है, ये है आपका स्टेट बी, ठीक है जी। तो अगर हम लोग देखें कि ये फाइनल, ये इनिशियल स्टेट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दिस इज इनिशियल स्टेट एंड दिस इज फाइनल स्टेट, ठीक है। तो फाइनल और इनिशियल स्टेट चूंकि सेम है तो हम क्या बोलेंगे कि जो डेल्टा यू है, क्योंकि ये मेरा क्या है, ये मेरा एक तरह का स्टेट फंक्शन है। हम लोग बात किए थे कि ये ओनली इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा फॉर प्रोसेस 1, 2 एंड 3 तीनों के लिए, क्योंकि तीनों के लिए जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है वो इक्वल है, ठीक है। तो तीनों के केस में क्या होगा, आपका इंटरनल एनर्जी आपका कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, इसमें तो कुछ होगा नहीं। अब हम लोग देखें तो हम लोग ये देखते हैं कि वर्क किस में ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली आपको मैंने बताया था कि वर्क क्या होता है कि जो कर्व है ना वो पीवी, अगर पीवी डायग्राम में जो कर्व है, तो जैसे मान लो कि ये मेरा पीवी डायग्राम है, ठीक है, ये भी है, ये पी है, और ये मेरा मान लो कर्व है, ठीक है। तो इस कर्व के नीचे जो बाउंडेड एरिया आएगा, ये जो बाउंडेड एरिया पूरा आएगा, ये क्या होता है, ये होता है हमारा वर्क, ठीक है। तो अब बिल्कुल कॉमन सेंस है कि जो सबसे ऊपर है उसके नीचे सबसे ज्यादा आएगा। तो वर्क फॉर 1 ये ग्रेटर देन होगा, सबसे ज्यादा होगा, फिर वर्क फॉर 2 होगा, फिर वर्क फॉर 3 होगा, ठीक है, ये होगा। अब देखिए यहीं से आपको पता चल जाएगा। तो डेल्टा यू कांस्टेंट हो गया और ये आपका, तो अब होता क्या है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। ये लोग पढ़ चुके हैं किसके लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या आने वाला है, जो चेंज इन हीट है, ठीक है। अब ये तो आपका कांस्टेंट है तो वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पर, डब्ल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि W1 सबसे ज्यादा है, यानी चेंज इन हीट फॉर W1 करस्पॉन्डिंग टू W1 यानी Q1 ये सबसे ज्यादा होगा, फिर Q2 का होगा, फिर क्या होगा Q3 का होगा। यानी फॉर द प्रोसेस 1 सबसे ज्यादा हीट होगा, फॉर द प्रोसेस 2 उसके बाद फिर फॉर द प्रोसेस 3। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है। तो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट से चलना है, इस कॉन्सेप्ट से आप करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं जी। बोलता है द गिवन ग्राफ करस्पॉन्ड्स टू विच इक्वेशन। तो इधर देखो v है और इधर जो है मेरा क्या है t है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका ये वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है दिया हुआ है और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, बात समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको पीवी डायग्राम में ले जाएं तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ। तो यहाँ से क्या आ जाता है, पीवी इक्वल टू आ जाता है आपका कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट क्या है, तो ग्राफ में आप जानते हैं ना, टेम्परेचर देखो यहाँ पे ये टेम्परेचर लिया गया है इधर, ओके, और ये बिल्कुल इसी के स्ट्रेट है, तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, तो आपका ग्राफ कह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं 27 नंबर क्या बोलता है यहाँ पे। 27 बोलता है 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द गैसियस सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी इज 40 जूल। तो अमाउंट ऑफ बर्डन क्या होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही हमको लगता है सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्यों, क्योंकि जो हीट ऐड हुआ है वो है 110। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हीट आपका ऐड हुआ है, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी और आपको दिया हुआ ये। तो हीट अगर ऐड हो, अगर हीट आपका ऐड हुआ है तो हम क्या लेते हैं, जो डेल्टा क्यू है वो हम पॉजिटिव लेंगे, पढ़ चुके हैं फर्स्ट लॉ में। तो आपका हो गया 110 जूल, ठीक है। डेल्टा यू आपका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो आपको 40 जूल दिया हुआ है। तो अब लगा दीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से हमारा जो W है वो क्या आ जाएगा, वर्क डन डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। डेल्टा क्यू 110 है माइनस 40 है, तो ये आपका आ जा रहा है फाइनली 70 जूल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका 2 है, ठीक है। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, देखो इसी तरह क्वेश्चन आता है, आपको भी इसी तरीके से करते जाना है। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया हुआ है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मैंने लिए थे जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो डेफिनेटली आप अगर इस तरह का प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। बाकी कुछ और क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पूरा कोर्स चाहते हो, पीडीएफ वगैरह भी चाहते हो रिलेटेड, तो और आपके डाउट्स भी मैं देखता रहता हूँ, तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरा कोर्स मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से जाकर के आप, एप्लीकेशन है मेरा MSc लर्न ऑनेस्टली, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से फिर आप बाय करके सिस्टमेटिक लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।